हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चंस। काफ़ी अच्छे लेवल के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस इसमें हमने तैयार किए हैं, तो आइए उन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं, जो कि हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयला से होती है? तो वाणिज्यिक ऊर्जा की, वाणिज्यिक को इंग्लिश में कहते हैं कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल ऊर्जा की 67% पूर्ति कोयले से होती है। तो कॉमर्शियल यूज में जितनी भी ऊर्जा होती है उसकी 67% जो पूर्ति होती है वह अकेले कोयले से होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? तो भारत में इन सभी में से चक्रीय बेरोजगारी भी पाई जाती है, ग्रामीण अल्प रोजगार भी पाया जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी पाई जाती है। तो भारत में ये सभी तीनों प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती हैं। तो हमारा इसका सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो इन सभी बेरोजगारियों में से कृषि में जो हमें देखने को मिलती है, कृषि में मिलती है हमें अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। अदृश्य इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये बेरोजगारी दिखाई नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, एक फील्ड है, एक खेत है, वो खेत चाहे उसमें एक आदमी काम करे चाहे 10 काम करे, खेत प्रोडक्शन उतना ही देगा, उससे देश को उतना ही खाने को मिलेगा, चाहे उसमें एक काम करे चाहे 1000 काम करे। तो जितने भी फालतू आदमी लगते हैं एक से ज़्यादा, तो वो सभी अदृश्य बेरोजगार हैं। बेरोजगार ना होते हुए भी बेरोजगार हैं वो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और अदृश्य बेरोजगारी भी पाई जाती है। वर्षा के मौसम में काम ज़्यादातर बंद ही रहता है गांवों में, तो इसलिए मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी का हमने जिक्र ऊपर किया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो इन सभी बेरोजगारियों में से वर्तमान समय में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। लोग शिक्षित होकर भी बेरोजगार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है? तो इन सभी में से शिक्षित बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी है, खुली बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी का भारत में स्वरूप नहीं है। तो उसका हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, चक्रीय बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। हमारी उत्पादन क्षमता अपर्याप्त है, तो यही संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो मानव के विकास सूचकांक में, मानव के डेवलपमेंट इंडेक्स में, अगर इसे इंग्लिश में बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। जबकि जीवन प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों चीज़ें विकास सूचकांक में देखी जाती हैं और सामाजिक असमानता इसमें नहीं देखी जाती। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो इन सभी में से असमानता घटाने का उपाय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण नहीं है। तो भूमि सुधार, करारोपण, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये तीनों असमानता को घटा सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था का उदारीकरण असमानता को नहीं घटा सकता। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका आकलन करता है?
तो यह करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो ये जो सर्वेक्षण किए जाते हैं ये किए जाते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, जिनके आकलन पर योजना आयोग निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो राज्य एवं राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है, किसके फॉर्मूले का प्रयोग करता है? सूत्र मीन्स फॉर्मूला। तो यह फॉर्मूला दिया गया था डी.टी. लकड़ावाला के फॉर्मूले का योजना आयोग प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है? तो निर्धनता सबसे ज़्यादा भारत में है बिहार व ओडिशा में। बिहार है निर्धनता में पॉपुलेशन वाइज, और परसेंटेज वाइज है ओडिशा। सबसे ज़्यादा प्रतिशत गरीबों की ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? यूएनडीपी की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। यूएनडीपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह है यूएनडीपी की फुल फॉर्म, और इसकी मानव विकास रिपोर्ट में भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है, मिडिल ह्यूमन डेवलपमेंट श्रेणी में, कैटेगरी में रखा गया है, मिडिल ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटा है। अब कृषि का जो राष्ट्रीय आय में भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें कृषि का योगदान घटा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है? तो भारत की जो राष्ट्रीय आय है यह अनुमानित की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो सही आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। स्थिर मूल्यों पर, स्टेबल मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन, इसके लिए आधार वर्ष है 1999 टू 2000। तो 1999 से 2000 है स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष। इस वर्ष को हम आधार मानकर सकल घरेलू उत्पाद का प्राकलन करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका प्राकलन 1999 और 2000 को आधार वर्ष मानकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। विधिग्राह्य मुद्रा, भाई जो मुद्रा है उसे लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर इनकार करता है तो वह गैर कानूनी काम करता है, तो उस मुद्रा को कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। ये जो नॉर्मल नोट्स होते हैं इन्हें कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। इन्हें अस्वीकार करना जो भारत सरकार द्वारा करेंसी चलाई गई है यह गैर कानूनी है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, जब मुद्रास्फीति आ जाती है, इन्फ्लेशन, तो उससे बाजार की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, क्योंकि करेंसी की वैल्यू, हमारी मुद्रा की वैल्यू घट जाती है, जिससे कि हमें उसी सामान के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अर्थव्यवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं
उस अर्थव्यवस्था उस अवस्था को कहते हैं मुद्रास्फीति। अभी हमने इसका पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन, जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है स्टैगफ्लेशन। ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति भी है और बाजार में मंदी भी है, तो इसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। तो इस वीडियो में हमने कवर किए इकोनॉमिक्स के टॉप क्वेश्चंस। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।